ब्रदर्स वहीं के रहने वाले लोग हैं और ये मजबूत टक्कर तो दे ही रहे हैं। अगर नंदीग्राम में ममता हारती है तो मुझे लगता है कि ममता को बंगाल छोड़ना पड़ सकता है। अधिकारी ब्रदर्स का उनको समर्थन नहीं मिलता तो शायद 2011 में भी ममता सत्ता में नहीं आती। डिकोड करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक फाइटर है, वो कभी पीछे नहीं हटती, वो मर जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता में। ये पीछे सियालदह का चर्च आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी ही दूर पर सियालदह रेलवे स्टेशन है और इस वक्त चौकड़ी जमी हुई है। ताज़ा चुनाव अभी अभी हुए नंदीग्राम में और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कोलकाता में इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव हार जाएंगी। एक शानदार किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कात्यायन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनसत्ता और सन्मार्ग में इन्होंने करीब करीब 20 वर्षों तक सेवाएं दी हैं और विज्ञान का अध्यापन करते हैं। लेकिन इनका एक और परिचय ये है कि ये गणितज्ञ हैं, गणित के शौकीन हैं और बहुत प्यार से गणित को समझते हैं। निर्भय जी पत्रिका निकालते हैं, लहक उसके संपादक हैं, बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने पत्रकारिता की है। उनके साथ हैं निर्मेश जी, कवि हैं, शायर हैं और बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। विश्व दीपक को आपने देखा होगा आर्टिकल 19 के मंच पर कई बार, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डरों पर दिल्ली में। इस वक्त हमारे साथ वो इस कमरे में मौजूद हैं विश्व दीपक। उनके साथ नित्यानंद गायन है, कवि और लेखक। जनपद पर नियमित तौर पर आपका कॉलम चलता है। और उनके साथ हैं अभिषेक, बनारसी आदमी है, आप जानते ही हैं, जनपद के संपादक हैं और शानदार लिखते हैं। ईमानदार पत्रकारों में गिनती होती है इनकी, हमारी पीढ़ी के। तो चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करें जिस सवाल से हमने आगे बढ़ाई थी बात। वो सवाल ये है कि कात्यायन जी, क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार रही हैं? देखिए, सीधे किसी के हार या जीत की घोषणा नहीं की जा सकती। तो चुनाव में जो प्रचार चल रहा था तो ये कांटे की टक्कर है और अधिकारी ब्रदर्स वहीं के रहने वाले लोग हैं और ये मजबूत टक्कर तो दे ही रहे हैं। ममता बनर्जी का एक जनाधार है और उनकी सादगी के लिए वो पूरे बंगाल में दीदी के रूप से जानी जाती हैं। लेकिन कोई निर्णय और कोई निर्णायक ढंग से नहीं कहा जा सकता जब तक कि रिजल्ट आ नहीं जाते हैं। लेकिन टक्कर कांटे की है, यह एक सच्चाई है जो सारी मीडिया में भी उभर कर आ रही है। अच्छा निर्भय जी, ये ठीक है, ये बात तो कह रहे हैं कात्यायन जी कि नहीं मुकाबला कांटे का है। यही तो समझ में नहीं आया कि मुकाबला कांटे का कैसे हो गया। बीजेपी तो कहीं लड़ाई में थी नहीं, दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस इन सब के बीच वो स्पेस बना कैसे कि आज स्थिति ये हो गई कि लोग कह रहे हैं कि हाँ, आमने सामने की एकदम बराबरी की लड़ाई पहुंच गई। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन का नायक मैं हूं और यह सच भी है। 2001 में जो भाजपा के साथ ममता थी तो उस समय था कि भाजपा आ रही है। 2006 में सिंगूर आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद फिर उसके तुरंत 1 साल 2 साल बाद ये नंदीग्राम आंदोलन। तो अगर अधिकारी ब्रदर्स का उनको समर्थन नहीं मिलता तो शायद 2011 में भी ममता सत्ता में नहीं आती। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो अभी उनका दावा है कि 40 साल से मेरा परिवार जो है इस क्षेत्र का, खासकर नंदीग्राम की सेवा की है, जो भी जितना संभव विकास किया है, तो उनकी दावेदारी फिलहाल अधिक है शुभेंदु की। हाँ, शुभेंदु की ममता से। अच्छा। क्योंकि शुभेंदु यह भी प्रचारित कर रहे हैं कि ममता यहाँ के लिए आउटसाइडर हैं, क्योंकि 5 साल चुनाव के समय में आती हैं। इसके पहले उनका कोई आना जाना यहाँ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। आउटसाइडर वाली बात निर्मेश जी आई तो बीजेपी ये कह रही है कि ममता नंदीग्राम के लिए आउटसाइडर हैं और ममता ये कह रही है कि बीजेपी तो बंगाल के लिए ही आउटसाइडर है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल आपने उठाया है। लेकिन ये बात आउटसाइडर की जो बात है, वो ममता बनर्जी आउटसाइडर कैसे हो सकती है? वो तो बंगाल की मुख्यमंत्री है। लेकिन सवाल ये है कि
कि आउटसाइडर की जहाँ तक बात है, जो राजनीति, जो धर्म की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, धर्म की जो राजनीति, धर्म को पोलराइज करने की जो राजनीति कर रहे हैं, उस मुद्दे पर अगर हम लोग देखें तो वो कितने, कहाँ तक ये लोग ये सफल होंगे, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये कहीं पर भी आउटसाइडर वाली राजनीति इस पृष्ठभूमि में कहीं पर भी कोई इसका काम होगा। ये यहाँ की बंगाल की राजनीति का गणित एकदम सीधा है। ये लोकल स्तर पर, और बात जहाँ तक निर्भय जी ने जो सवाल उठाया, बात कही कि लोकसभा के चुनाव के बाद में जो अब इनको ये ममता ने ही लाया था, हाँ बिल्कुल, ममता ने ही तो लाया था, तो ममता के ही ये लोग हैं। तो ये कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये लोग या आउटसाइडर है या इनसाइडर है? तो मुझे लगता है कि ये अभी देखना है। हाँ, कितने वोट हैं, हम लोगों को इस आंकड़ा को देखना होगा, कितने गणित, इस वोटों की गणित। आपको नंदीग्राम में क्या लगता है, कंफर्टेबल स्थिति है ममता के लिए? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को लगता है कि ममता नंदीग्राम को निकाल ले जाएगी, क्योंकि ये उसका अस्तित्व का यहाँ पर उसका प्रश्न है। अगर नंदीग्राम में ममता हारती है तो मुझे लगता है कि ममता को बंगाल छोड़ना पड़ सकता है, राजनीति छोड़नी पड़ सकती है। और ये नंदीग्राम की लड़ाई ये तय करेगी कि ममता अगर जीतती है तो उसके बाद में चुनाव के केंद्रीय समीकरण बदल सकते हैं। केंद्रीय समीकरण की जहाँ तक हम बात करते हैं, वहाँ ममता का केंद्र की तरफ लौटना, उसका वह एक ये कर चुकी है, ऐलान भी कर चुकी है, विपक्षियों को न्योता भी भेज चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर ये रहेगा। अच्छा कात्यायन जी, निर्मेश जी ने एक सवाल कहा, मतलब जवाब दिया कि ममता अगर हारती हैं तो उनको बंगाल छोड़ना पड़ेगा, बंगाल की राजनीति भी शायद अलग तरीके से उसके बाद चलेगी। लेकिन अगर शुभेंदु हारते हैं, अगर बीजेपी हारती है, अगर जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस को लड़ा दिया है बीजेपी ने, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स को लड़ा दिया है, अगर उनमें से हार होती है, फिर क्या ये वाइसी वर्षा होगा? नहीं, दोनों ने अपनी साख दांव पर लगा रखी है। और इधर से तो ममता की साख है, उधर से किसकी साख है? शाह की साख है, दिलीप घोष की साख है, ये नरेंद्र मोदी की साक्षात साख है? इसमें तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की साख भी दांव पर लगी है। और अगर यहाँ बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है या एक तय आंकड़े तक नहीं पहुँच पाती है, तो मोदी की साख में भी काफ़ी गिरावट आएगी और उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो यह चुनाव पूरे देश के लिए एक निर्णायक चुनाव है। ये तो बहुत गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर बंगाल हार गई बीजेपी तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती की शुरुआत मानी जाए। निर्भय जी, आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं, ये सही कह रहे हैं कात्यायन जी, ऐसा संभव है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा प्राय जितनी उसके पास शक्ति वो सभी लगा रही है, और उस लिहाज से अगर आप हार जाते हैं तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ा धक्का होगा ही। अच्छा, ये बहुत न्यूट्रल किस्म का पैनल है, वाम, दक्षिण और सेंटर, सब तरह की बातें हो रही हैं। तो अब ज़रा अभिषेक की तरफ हम मुड़ना चाहेंगे। और अभिषेक बड़ा बाबा किस्म का आदमी है, तो वो बनारस की पृष्ठभूमि से आता है और पत्रकारिता को उसने वैसे ही साधा है जैसे एक बनारसी गंगा को साधता है। तो अभिषेक, एक बात बताइए कि एक जो खाली स्पेस आप देखते हैं, हम लोगों ने दिन भर हम लोग घूमते रहे और हमने देखा कि बीजेपी के झंडे तो दिखाई देते हैं, तृणमूल कांग्रेस के झंडे भी दिखाई देते हैं, इक्का दुक्का हमको कांग्रेस का झंडा भी दिखाई दिया, लेफ्ट का झंडा कहीं झंडा तक दिखाई नहीं दे रहा कोलकाता में। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि धराशायी हो गई है, या फिर कहीं अंडर करंट की तरह कुछ जो है बचा हुआ है? लेफ्ट का तो हमेशा अंडर करंट रहता ही है, पिछले 20 साल से हम लोग ये कहते आ रहे हैं, ये लेफ्ट का अंडर करंट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं भी यही सवाल अभी दिन में हम लोग बात कर रहे थे, पूछ रहा था कि आखिर जो लड़ाई सीपीएम बनाम टीएमसी होनी चाहिए थी, वो बीजेपी बनाम टीएमसी कैसे हो गई? और ये मेरे लिए खुद जिज्ञासा का विषय था। और ये बड़े काम की बात सुरेश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। चूंकि वो यहाँ नहीं है तो मैं बताता हूँ उनकी बात। वो बोले कि देखिए, जो काम चाय पानी नाश्ता करवा के किसी सीपीएम के नेता से करवाया जा सकता था, या 1000, 5000, 10,000 रुपया दे के, हैं,
उसी काम को करवाने का टीएमसी में 5 लाख 10 लाख रुपया लग रहा है। हाँ। तो चाय पानी नाश्ता करवा दिए, दिल जीत लिए, काम करवा लिए अपना। हाँ। तो वो बोले कि ये अनुशासन था, मतलब कि आपका चाय पानी पी के हम काम करवा दिए तो ये अनुशासन है सीपीएम का, और वही काम 10 लाख रुपया में हो रहा है तो वो भ्रष्टाचार है। ठीक है, अनुशासन भी नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार भी नहीं चाहिए। आप इसमें अर्थशास्त्र को पकड़िएगा। भ्रष्टाचार इसलिए नहीं चाहिए कि 10 लाख रुपया का बंदरबाट हो रहा है बीच में। अनुशासन इसलिए नहीं चाहिए कि कमाई ही नहीं हो रही है, चाय पी के ही कर दे रहा है काम। नित्यानंद, आप तो बंगाल के पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अभिषेक ने जैसा कहा कि अनुशासन भी नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार भी नहीं चाहिए, तो जो मेरी समझ में बीच की बात आई वो ये कि भ्रष्टाचार का अनुशासन चाहिए, इसलिए सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है। ऐसा सा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, पहले दो मतलब सब कुछ सुनने के बाद ये लगता है कि पहली बात तो नंदीग्राम से जहाँ से शुरू किया था साग की बात, पहली बात तो यह कि वहाँ की जो खबरें हैं वो हमारे पास मीडिया यहाँ के लोगों के माध्यम से है। दूसरी बात जो भ्रष्टाचार को लेकर उसमें ये है कि ये भ्रष्टाचार किस हद तक है, क्या पंचायत लेवल तक है, क्योंकि आपको गांव तक ये चीज़ देखनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे सामने जो हम कलकत्ता आज पहुँचे तो हमारे सामने मान लीजिए कि जहाँ मकान बनाना हो या चीज़ें करना, उसमें बड़े करप्शंस की बात आई है, क्योंकि 5-10 लाख रुपए गांव लेवल पे कोई नहीं दे सकता, इस बात को मानना पड़ेगा। वोटर गांव में है, आप किसी को समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो एक बात मैं ये भी तो हो सकता ना कि वहाँ 2000 रुपए का करप्शन भी जो है वो बड़ा करप्शन माना जाए और वो बड़ा असरदार होता है, लोग उससे बड़े नाराज होते हैं। सवाल करप्शन का है, सवाल उसमें इन्वॉल्व पैसे का उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, ये होता तो गांव लेवल पे फिर ये नहीं होता जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, अगर क्योंकि पंचायत के जो स्तर पर है वहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता जो गांव लेवल पे लोग हैं वो करते हैं। अगर ये बात आती तो गांव में भी भ्रष्टाचार की बात होती। गांव में आप देखेंगे कि वहाँ अब तक जितने लोगों से मैंने बात की, इससे पहले जो मेरी 2 रिपोर्ट आई है उसमें जितने लोगों से, चाहे सुंदरवन हो या दूसरे इशू जो मैंने बात की, वहाँ बात पोलराइजेशन को लेकर हुई है और हिंसा को लेकर हुई है। वहाँ बात अभी भ्रष्टाचार की आई नहीं, मेरे सामने नहीं आई है जो मेरी बात हुई है। इसलिए गाँव लेवल पर भ्रष्टाचार कितना है या पंचायत स्तर पर कितना है इसकी जानकारी हमारे पास अभी कोई ऑथेंटिक हमारे पास नहीं, इसलिए हम नहीं कह सकते। इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार की बात नहीं है। इसलिए नंदीग्राम जो है वो ग्रामीण उसमें है, तो वहाँ अलग तरह से। ये शहर में जो हम देख रहे हैं यहाँ भ्रष्टाचार होगा, और ये है जो तोलाबाजी वाला है, चाहे वो पार्किंग को लेकर, उस पर हम लोग आएंगे। विश्वदीपक, आप मतलब हम लोगों के बीच सबसे युवा हैं और आप नेशनल हेराल्ड में लिखते हैं और आपके विश्लेषण का अपना एक तरीका है, तो आप ये बताइए कि दिल्ली से आए एक पत्रकार का नज़रिया जो दिन भर कोलकाता में घूमा है वो क्या कह रहा है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी ने ही नंदीग्राम जाने का फैसला किया था खुद से। तो मैंने ममता बनर्जी की जो शख्सियत है, अगर आप उसको डिकोड करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक फाइटर है, वो कभी पीछे नहीं हटी, वो उसने अभी कल परसों कहा भी वे मर जाऊंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। तो नंदीग्राम जाने का फैसला ममता बनर्जी का खुद का था, नंबर 1। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी, रही होगी, राजनेता है, उसने इतना हिसाब लगाया होगा कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, इसके पीछे जो मैं वो जीतती हैं, उनके जीतने का नेशनल पॉलिटिक्स में ज़बरदस्त असर होने वाला है। अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो वो अपोजिशन कैंप की सबसे बड़ी लीडर हो जाएंगी।